हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनकी नीड क्या होती है, और यहाँ पे कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए, हम इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, वहाँ पे हमने ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत होते हैं, ऐसे सिद्धांत जिनके बेस पे हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जिनके बेस पे हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे। क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि अकाउंटिंग, बहुत सारी कंपनी मार्केट में है, ठीक है, बहुत सारे बिजनेसेस है मार्केट में। अगर वो सभी लोग अकाउंटिंग करते होंगे और वहाँ पर कोई सिद्धांत ना हो, कोई पॉलिसी ना हो, कोई रूल ना हो, ठीक है, तो वो सब के सब लोग क्या करेंगे? अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे? अकाउंटिंग को प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि हम उन सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उनकी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के बुक्स ऑफ अकाउंट को हम क्या करेंगे? कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो रही है, वहाँ पे यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स नहीं लगे हुए हैं कि सबके जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी फर्म है, अदर बिजनेसेस हैं, उन्होंने जो भी प्रिपेयर किया, अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया, या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता करनी हो, ठीक है, तो हम वहाँ पे कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबने अपने अकॉर्डिंग से अकाउंटिंग को प्रिपेयर किया होगा। तो यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या करता है? यहाँ पे उनको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर देता है। मतलब कि बताता है कि भाई, जो नियम कानून हम बना रहे हैं ना, जो रूल्स और पॉलिसीज हम बता रहे हैं ना, वही सारे अकाउंटेंट्स फॉलो करेंगे। चाहे वो कोई भी बिजनेस है, कंपनी हो, फर्म हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, वो सबके सब लोग क्या करेंगे? इन्हीं सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग को प्रिपेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पढ़ लेते हैं। द सेट ऑफ रूल्स और नॉर्म्स which defines the way accounts should be prepared to maintain uniformity. These rules generally called by GAAP, मतलब Generally Accepted Accounting Principles. तो स्टूडेंट्स, इसमें मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या कह रहे हैं? जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, या नॉर्म्स कह सकते हैं इसको, विच डिफाइन द वे अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड, जिसके जो ये बताता है, वो रास्ता बताता है कि जिसके थ्रू आपको अकाउंटिंग को क्या करना है? प्रिपेयर करना है, अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, अकाउंटिंग करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, मतलब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब कि जितनी भी कंपनी या फर्म है मार्केट में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी हैं, उन सभी को क्या करना है? GAAP के अकॉर्डिंग, मतलब ये क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करना है? अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, ताकि हम सभी बिजनेसेस के फाइनेंशियल पोजीशन या उनके फाइनल अकाउंट, जो भी प्रॉफिट वगैरह या लॉस आ रहा है, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम चेक कर सकें, कंपेयर कर सकें और उनको ऑडिट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर वो सारी कंपनियां अपने अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करती हैं या अकाउंट को मेंटेन करती हैं, तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम कभी ऑडिट नहीं कर पाएंगे, कभी यही समझ नहीं पाएंगे कि कौन कंपनी प्रोग्रेस कर रही है और कौन कंपनी प्रोग्रेस नहीं कर रही है, किसका प्रॉफिट ज़्यादा है, किसका प्रॉफिट कम है, किसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। हम कभी भी इसको असरटेन नहीं कर पाएंगे अगर वहाँ पर ये GAAP जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम इस सब चीज़ों को कभी भी पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। द सेट ऑफ रूल्स नॉर्म्स विच डिफाइन द वे अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, दीज रूल्स जनरली कॉल्ड बाय GAAP। ओके स्टूडेंट्स, इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सबसे पहले यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। ये क्या प्रोवाइड करता है? यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, कि भाई सभी लोग, जितनी जो भी कंपनी चला रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे कि यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे। मतलब कि जो रूल्स और प्रिंसिपल्स जो हम कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, जो भी एजप्शंस हम बता रहे हैं, किसमें? अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, तो वो सभी लोग फॉलो करिए। जितने भी अकाउंटेंट्स हैं कंपनीज के, वो क्या करेंगे? इसको फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, जो भी यहाँ पर सिद्धांत बताए गए हैं उनको फॉलो करेंगे, और इन्हीं के थ्रू वो क्या करेंगे? अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। दूसरा है मैनमेड। ये मैनमेड होते हैं, ठीक है, ये कोई किसी लेबोरेटरी में टेस्टिंग वगैरह नहीं की जाती है इनकी, ये मैनमेड होते हैं। मतलब ये हुआ कि ये डिपेंड करते हैं उनके एक्सपीरियंस पे, जो ईयर टू ईयर जैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। फ्लैक्सिबल, ये फ्लैक्सिबल होते हैं, मतलब ये रिजिड नहीं है कि आप इनमें चेंजेस नहीं कर सकते, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं।
जनरली एक्सेप्टेड, देखिए जनरली एक्सेप्टेड का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये सभी लोगों को एक्सेप्ट करने हैं, इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए ही बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना मस्ट है सारी कंपनीज के लिए। कोई भी कंपनी इनके अगेंस्ट जाकर मतलब अपने कोई भी रूल्स लगाकर वो अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं कर सकती हैं। वहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो बताए गए हैं, जो एजप्शंस बताए गए हैं, उन्हीं को फॉलो करना है सारी कंपनीज को, ताकि हम उनमें कंपेयर कर सकें कि किस कंपनी ने प्रॉफिट ज़्यादा कमाया है, कौन सी कंपनी ज़्यादा डेवलप कर रही है, ठीक है। और गवर्नमेंट भी जो भी उनके यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, जो प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी पार्टीज जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं, वो सारी पार्टीज इनके बुक्स ऑफ अकाउंट को ईजिली पढ़ सके, समझ सके और फिर उस पर डिसीजंस ले सके, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये तभी हो पाएगा जब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो सबके यूनिफॉर्म होंगे। अगर सब लोग अपने अपने हिसाब से बनाएंगे तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहा है। तो जनरली एक्सेप्टेड में वही चीज़ है स्टूडेंट्स कि सभी लोगों को एक्सेप्ट करना है, जितनी भी कंपनी है ये सबको एक्सेप्ट करना है ये सारे रूल्स। और इसमें देखिए सबसे पहले लिखा रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है जिससे कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिसीजंस में या मैनेजमेंट के किसी डिसीजन पे इन्फ्लुएंस पड़ सके, ठीक है। कोई फालतू की इन्फॉर्मेशन इसमें आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है। ऑब्जेक्टिविटी में ये आता है कि आप जो भी कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका कुछ एविडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी रिकॉर्ड कर लिया लेकिन आपके उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसको प्रूफ कर सके कि वो ट्रू फिगर आपने रिकॉर्ड किया या रिपोर्ट किया है। उसके बाद आता है फिजिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स फिजिबिलिटी में क्या होता है कि वहाँ पे जो भी ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो सबके लिए कहीं ना कहीं इस तरह से बनाए जाएं कि वो सभी लोग एक्सेप्ट कर सकें। मतलब ऐसा ना हो कि किसी के लिए कोई परेशानी आ रही हो कि इनको एक्सेप्ट करने में, मतलब कहते हैं ना कि अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट जैसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये इजीली सब लोग इसको फॉलो कर सकें, कुछ इस तरह के बनाने चाहिए, मतलब परेशानी वगैरह ना आए किसी को कि किसी का पैसा खर्चा हो रहा हो या किसी को कोई परेशानी आ रही हो इन रूल्स को फॉलो करने पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं नीड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नीड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब ये हो गया कि इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं। तो ऑलरेडी हमने तो उसको फीचर्स में ही पढ़ लिया था कि क्यों करते हैं, लेकिन फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। Accounting information is better understood if it is prepared following set of accounting principles uniformity। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कब समझ पाएंगे, जबकि वो प्रिपेयर किए गए हों अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्मिटी। मतलब सब लोग अगर एक जैसे रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, देन हम तभी उनको ईजिली रीड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। मतलब वही इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स तभी उसकी रीड मतलब समझ पाएंगे और उनके बिहाफ पे कोई डिसीजन ले सकते हैं जब वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी। तो आगे लिखा हुआ है टू मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल एंड यूजफुल टू यूजर्स बाय फॉलोइंग। वही सेम चीज़ है कि इसमें क्या होगा कि वो जनरल एग्रीमेंट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर वो सारे जो भी इसमें रूल्स और बनाए गए हैं, नॉर्म्स बनाए गए हैं, अगर इनके अकॉर्डिंग वो अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो उनको ईजिली हम ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी फाइनेंशियल पोजीशन और जो भी प्रॉफिट वगैरह लॉस आएगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ईजिली इसमें टैक्सेशन कैलकुलेट कर सकती है, मतलब टैक्सेशन पॉलिसी भी इसी के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ये इजी हो जाएगा कि कौन सी कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है, कि मतलब हमारे नेशन की क्या मतलब कंडीशन है, कंपनियां मतलब कितना डेवलप कर रही है, तो उसी के हिसाब से वो क्या करते हैं टैक्सेशन पॉलिसीज को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो वही सारी चीज़ें हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा कि वो इस सब चीज़ों को समझ सकें, ये इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकें, ठीक है। जितने भी बिजनेस हैं अगर वो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स मतलब जो भी यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल ने जो भी प्रोवाइड किए हुए हैं अगर उनके अकॉर्डिंग वैसा करते हैं। स्टूडेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये इसका और अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये दोनों चीज़ एक ही होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंडर में ये सारे रूल्स बनाए जाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो इसी के अंडर में बनाए जाते हैं, उनको हम यही कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। वो दोनों एक ही चीज़ है स्टूडेंट, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे है काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जो सबसे पहला है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजप्शंस है। दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। यहाँ पर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ICAI इशूड 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजप्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे दो दिए हुए हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजप्शंस और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो
तो स्टूडेंट्स इसमें जो ICAI ने जो इशूड किया हुआ है कुछ 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं, वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं और अदर कॉन्सेप्ट्स भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब रूल्स बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है। तो कुछ यहाँ पे 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सिंपली कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा, मतलब इन फ्यूचर वो काफी समय तक चलने वाला है। कभी भी हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा बिजनेस जो है वो कब शॉर्ट पीरियड में ही जाके कभी खत्म हो जाएगा। तो अगर हम इस वे में सोचकर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा और हम कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा सकते, मतलब बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते और कुछ जैसे कोई मशीन वगैरह नहीं खरीद सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें हमेशा ये मान के चलना है कि हमारा जो बिजनेस है वो इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं इसमें, जैसे कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट होता है, कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो वो बहुत बिल्डिंग्स बनाती हैं, तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करती है, मशीन खरीदती है, फैक्ट्री खरीदती है, तो उसके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि उसका जो बिजनेस है बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक चलने वाला है, तभी तो वो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करती है। तभी ना शेयर मार्केट में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, डिवेंचर्स परचेज करते हैं, यही सोच के कि ये कंपनी काफ़ी टाइम तक चलेगी। अगर किसी के दिमाग में ये आ जाएगी कंपनी 2-4 साल बाद बंद हो जाएगी, तो वो कभी भी जो शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स है कभी भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारे दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलने वाला है, यही सोच के हमें अपने बिजनेस को करना चाहिए। तो पहला जो रूल है, जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दूसरा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो भी मेथड और रूल्स जो हम फॉलो करते हैं, जो भी मेथड हम फॉलो करते हैं, एक जैसे हमने क्या किया प्रीवियस ईयर में जो मेथड यूज कर लिया डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का मतलब शायद आप लोग नहीं समझते होंगे, फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन क्या होता है, वो किसी भी फिक्स्ड एसेट पे लगाया जाता है। फिक्स्ड एसेट मतलब जैसे मशीन वगैरह हो गई, ठीक है, ऐसी एसेट जिसका हम काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जिसका बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे मशीन, तो उस पर ईयर डेप्रिसिएशन लगता है, मतलब डेप्रिसिएशन मतलब ह्रास लगता है, वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आपने कोई कार खरीदी है तो आज जो कार खरीदी है वो नेक्स्ट 3-4 साल बाद उसकी वही वैल्यू नहीं रहती है, वो धीरे धीरे मतलब चलती फिरती है, घिसती है, तो उसकी वैल्यू घटती है। ये डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के भी कई मेथड होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम किसी ईयर में एक मेथड यूज कर लिए, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में हमने WDV मेथड यूज कर लिया, मतलब तो फिर हम वहाँ पे ये कंपेयर नहीं कर पाएंगे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है अगर हम अपने मेथड्स को चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो मेथड जो हमने एक बार पकड़ लिया कि हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे, तो हमें उसी मेथड पे चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेथड को चेंज करेंगे तो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में और कंपेयर नहीं कर पाएंगे, अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक ही मेथड पर चलना होगा। जैसे कि सपोज कीजिए, आप सोचिए कि अगर आपके पास कहीं पे जाना है और 2 रास्ते हैं, ठीक है, और दोनों लोगों ने बोला कि चलिए हम देखते हैं सबसे पहले वहाँ कौन पहुँचता है। तो सपोज कीजिए कि दोनों रास्ते तो हैं, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस का फर्क पड़ सकता है, तो डिस्टेंस के फर्क पड़ने की वजह से भी एक आदमी पहले और एक आदमी पहले लेट पहुंच सकता है। तो इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम आ सकते हैं कि अगर आप जब भी रेस कर रहे हैं तो एक ही वे में कीजिए, एक ही रास्ते से कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि भाई कौन फास्ट है। अगर आप डिफरेंट रास्ते से जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन फास्ट है। तो वही चीज़ है कि अगर आप डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, पहले आपने एक मेथड यूज़ किया, फिर नेक्स्ट ईयर आपने मेथड चेंज कर दिया, तो वहाँ पे आप अपना फाइनेंशियल पोजीशन को एक्यूरेट नहीं पाएंगे, कंपेयर नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि हमने जो भी एक बार मेथड सिलेक्ट कर लिया, चूज कर लिया, उसी मेथड को हम ईयर टू ईयर यूज करते रहेंगे, अपने मेथड्स में चेंजेस नहीं करेंगे। थर्ड आता है स्टूडेंट्स एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, एक्रूअल का मतलब होता है कि कमाना, ठीक है, कमाना मतलब अर्न करना। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि हम जिस डेट पर जिस चीज़ को कमाते हैं उसी डेट पर उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने ये देखिए 2 चीज़ों पे काम करता है, एक होता है इसका एक्सपेंसेस और रिवेन्यू और एक्सपेंसेस कह सकते हैं। पहला है रिवेन्यू और एक्सपेंसेस। रिवेन्यू की बात करते हैं। रिवेन्यू का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अकाउंटिंग जब टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया था कि रिवेन्यू क्या होता है। रिवेन्यू का मतलब होता है कि जब भी कोई हम सेल करते हैं, ठीक है, जो गुड्स हमने सेल किया बिजनेस से, तो उसके बदले में जो भी टोटल अमाउंट हम रिसीव करते हैं, दैट इज रिवेन्यू। वही हमारा रिवेन्यू। रिवेन्यू इज नॉट अ प्रॉफिट, रिवेन्यू इज द
सेल प्राइस कह सकते हैं कि एक सेल प्राइस है, जितने में हमने बेचा वही हमारा रेवेन्यू है जो हमें अमाउंट रिसीव होता है। तो सपोज कीजिए कि हमें कहीं से ऑर्डर आया, उन्होंने कहा कि भाई हमें आपसे 50,000 रुपये का सामान खरीदना है। मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि 1 अप्रैल को आया, 1 अप्रैल को ऑर्डर आया कि हमें 50,000 का आपसे माल खरीदना है। तो हमने बोला चलिए ठीक है भाई, ऑर्डर आ गया। तो क्या हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे? नहीं, क्योंकि अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ऑर्डर है, ऑर्डर की कोई एंट्री पास नहीं की जाती। ये इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे लिए कोई रिलेवेंट नहीं है कि हम इसको रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि इससे कोई भी मॉनेटरी टर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई फाइनेंशियल नेचर का ये ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो फिर हमने क्या किया कि भाई ऑर्डर आ गया, हमें को सेल करना है 50,000 का गुड्स। तो हमने क्या किया, 2 तारीख को गुड्स वहाँ पे सपोज कीजिए 2 तारीख को एडवांस आया, ठीक है, 30,000 रुपीज़ उन्होंने हमें भेज दिए एडवांस में। फिर हमने क्या किया कि भाई 4 तारीख को हमने गुड्स भी भेज दिया वहाँ पे, पूरा 50,000 का गुड्स हमने वहाँ पे भेज दिया। फिर बाकी का 20,000 उन्होंने 10 तारीख को पे कर दिया। तो आपने देखा, पहली तारीख को ऑर्डर आता है, दूसरी तारीख को एडवांस आता है, मान लीजिए 3 तारीख को हम गुड्स को ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब सेल कर देते हैं, और 10 तारीख को बाकी का जो ड्यू अमाउंट है 20,000 वो भी हमें रिसीव हो जाता है। तो हम ये सोचेंगे कि हम एंट्री कब, मतलब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कब करेंगे। यहाँ तो 4 डेट्स हो गई, एक ऑर्डर वाली और दूसरी एडवांस वाली, तीसरी सेल वाली, और फिर बाकी का जो ड्यू अमाउंट था वो 10 तारीख को मिला। तो हम कब इसको रिकॉर्ड करें? क्या हम इसको 1 तारीख को रिकॉर्ड करेंगे जब ऑर्डर आया? नहीं, क्योंकि वो इररिलेवेंट है, क्योंकि ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती। क्या हम इसको 2 तारीख को रिकॉर्ड करेंगे जब हमें एडवांस मिला था? नहीं। क्या हम इस ट्रांजेक्शन को 5 तारीख को रिकॉर्ड, 3 तारीख को रिकॉर्ड करें जब हमने सेल किया था? हाँ, क्योंकि हमने जब भी सेल किया, हमारा गुड्स जब भी यहाँ से जाता है, मतलब सेल करते हैं, मतलब हम सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस डेट पे हम सेल करेंगे उसी डेट को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि कैश कब हमें रिसीव हो रहा है, मतलब कैश किस डेट को रिसीव हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने सेल किस डेट को किया। हमने सेल किया 3 तारीख को, तो 3 तारीख को इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम सेल करते हैं, जब भी हमारा ट्रांजेक्शन एक्चुअल में होता है, जब भी हम सर्विसेज और गुड्स का ट्रांसफर करते हैं, उस दिन हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हमें कैश कब मिलेगा, कैश हमें किस पर्टिकुलर डेट में मिलेगा, अगले साल मिलेगा, कब मिलेगा, इससे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि हमने सेल कब किया। तो वही हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन को मेड करोगे, एक्चुअल में जब आप सेल करोगे, तभी आप इसको रिकॉर्ड करोगे। अब देखिए तो हो गया रिवेन्यू की बात। दूसरी बात हो गई एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस में क्या होगा, मान लीजिए कि हमने परचेज किया, अब जैसे सेल किया तो ऐसे उल्टा कर लीजिए, समझ लीजिए परचेज किया, तो परचेज में भी हमने 1 तारीख को किसी को ऑर्डर दे दिया, भाई माल भेज दो। 1 तारीख को, 1 अप्रैल को बोला भाई माल भेज दो, तो 1 तारीख को हमने माल ऑर्डर दे दिया, तो ऑर्डर की एंट्री होती क्या? नहीं। फिर हमने कहा भाई 2 तारीख को एडवांस भेज देते हैं, माल हमें 1 लाख रुपए का चाहिए, हमने 50,000 रुपये एडवांस भेज दिए 2 तारीख को, तो क्या 2 तारीख को हम एंट्री कर लेंगे? नहीं। 3 तारीख को जब हमारे पास माल आ जाएगा, ठीक है, 3 तारीख को जब हमारे पास पूरा 1 लाख का माल आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे परचेज, क्योंकि हमें माल रिसीव हो चुका है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कैश कब दे रहे हैं उसको। तो एक्चुअल में जब हम परचेज कर रहे हैं, मतलब जो हम एक्सपेंस जिस डेट को कर रहे हैं, परचेज मतलब क्या, एक एक्सपेंस ही है। तो हमने जब परचेज किया, माल हमारे पास आ गया, तो हम मानेंगे कि हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, हमने परचेज कर लिया। फिर हम उसका कभी भी फ्यूचर पेमेंट कर रहे हैं, वो डजेंट मैटर। तो यही चीज़ है कि जब भी हम एक्चुअल में सेल करते हैं तभी हम उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कैश हमें कब रिसीव हो रहा है। यहाँ जब हम परचेज करेंगे, जब हमारे पास गुड्स आ जाएगा जिस डेट को, तो हम उसी दिन को मानेंगे कि हमने परचेज कर लिया है भाई, तो हम उसी डेट को रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि भाई आप ये मत देखिए कि आप कैश का पेमेंट कब कर रहे हो या कैश आपको कब रिसीव हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये देखिए कि आपने परचेज का सामान, गुड्स कब आपके पास आया, और सेल करते वक्त गुड्स आपने कब ट्रांसफर किया, ये इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, फीचर्स है और नीड्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और यहाँ पे 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। जो अदर कॉन्सेप्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप बने रहें वीडियो पर, आगे की वीडियो भी आप देखते रहें, ताकि आप लोग आगे के भी प्रिंसिपल और जो भी एजप्शंस हैं वहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगर हम चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू टू एवरीवन।